हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र में गाइस, आपका जो है कक्षा 11वीं के लिए विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत दूसरे भाग में अध्याय 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ। तो किस प्रकार जो हमको प्राथमिक डाटा जो मिलता है उसको हमको एकत्र करने की प्रक्रिया को करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका जो है प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की प्रमुख रीतियाँ निम्नलिखित है। फर्स्ट, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूची एवं प्रश्नावली के द्वारा समंकों का संकलन करता है। मतलब प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान खोज करता है और स्वयं अपने व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूची और प्रश्नावली के समंकों का खुद संकलन करता है, मतलब प्राप्त करता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। साथ ही यदि वह उस क्षेत्र की भाषा एवं रीति रिवाज से परिचित हो तो उसे अनुसंधान या खोज में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में अध्ययन करने वाला छात्र छात्राओं के मासिक खर्च के संबंध में समंक एकत्र करना चाहता है तो वह विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क स्थापित करेगा तथा इच्छित समंक प्राप्त कर सकता है, वहाँ पर करेगा। यही रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ जांच क्षेत्र सीमित हो। अधिक जो है शुद्धता की आवश्यकता होती है तथा संकलित समंकों को गोपनीय रखना होगा। इस रीति में प्रश्नों की संख्या कम, सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। अगला देखें गुण। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है समंकों को मौखिक एवं शुद्ध रूप में एकत्रित किया जा सकता है। दूसरा है संकलित सामग्री में एकरूपता तथा सजातीयता का गुण कायम रखा जा सकता है, मतलब उसमें समान होना। तीसरा है स्वयं उपस्थित रहने के कारण अनुसंधानकर्ता अपनी निरीक्षण शक्ति से संबंधित काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तीसरा बात चौथे देखेंगे, प्रश्नों में आवश्यक सुधार कर वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पांचवा देखेंगे, चूँकि अनुसंधानकर्ता स्वयं खोज का कार्य तो करता है अतः खर्च कम भी होता है, पर है ना। छठवां देखेंगे, समंकों की जांच की जा सकती है आंकड़ों को जांच करना पर। सातवां, यह रीति सीमित क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त होगा आप प्राथमिकता में। अब दोष देखेंगे, है ना। रीति के अनुसार निम्नलिखित दोष होता है, यह रीति बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते, यहाँ पर बताया गया, क्योंकि अनुसंधानकर्ता कठिनाई का अनुभव करता है। अब अगला है, चूँकि यहाँ पर दूसरा नंबर, अनुसंधानकर्ता स्वयं ही खोज करता है इसलिए उसके पक्षपात की अधिक संभावना बनी रहती है, मतलब कोई इसमें गलत तो न बोल रहा है। तीसरा, समंकों के संकलन में काफ़ी समय लग जाता है उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए, इसलिए अधिक धन व्यय हो सकता है। चौथा देखेंगे, खोज का क्षेत्र जो सीमित होने के कारण निष्कर्षों की मान्यता एवं विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट किया जा सकता है। सीमित क्षेत्र, इस कारण से उसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाया ऐसा करके। अगला देखेंगे रीति। इस रीति से संबंधित सावधानियाँ। इस रीति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला है, अनुसंधानकर्ता को स्वयं को जो है व्यवहार कुशल होना चाहिए, अपना व्यवहार जो संयम रखना, जिससे वह सूचना देने वाले का सहयोग व विश्वास प्राप्त कर सके, मतलब सामने वाले से अच्छा संबंध होना। प्रश्न नंबर दूसरा बताया गया है। दूसरा है, प्रश्न संख्या में कम, सरल, स्पष्ट एवं ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्तर देने वाले को बुरा ना लगे। तीसरा, संदेहास्पद जो है उत्तरों की सत्यता जांचने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाना चाहिए जिससे उत्तरों की सत्यता की जांच हो सके। चौथा है, खोजकर्ता को पक्षपात नहीं करना चाहिए एक दूसरे का, है ना। पांचवा है, जांचकर्ता को संबंधित क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, किसके बारे में जांच कर रहा है। अगला देखेंगे दूसरा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्याओं से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ली जाती है, बल्कि समस्या संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र की जाती है। जैसे किसी ग्राम में ऋणग्रस्तता की जानकारी सीधे ऋणी व्यक्तियों से ना ली जाकर इसके संबंध में सहकारी समितियों, महाजन, साहूकार, ग्राम के नेता एवं अन्य संबंधित इकाई से मौखिक पूछताछ की जा सकती है। कभी कभी खोज से संबंधित व्यक्ति से अप्रत्यक्ष स्वरूप के प्रश्न पूछकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उससे बात कर, है ना।
अगला देखेंगे इसी का गुण जो होता है। इस रीति के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, यह रीति विस्तृत क्षेत्र के अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। दूसरा, इस रीति के द्वारा कम व्यय पर भी शीघ्रता से कार्य किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष वाले में ना, प्रत्यक्ष वाला नहीं हो पाता। इस रीति में विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो सकता है, जिससे निष्कर्ष निकालने में भी सुविधा होती है। चौथा देखेंगे, इस रीति के निष्कर्ष पर जांच करने वाले के पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा, इस रीति की सहायता से गुप्त सूचनाएं भी एकत्र की जा सकती हैं, जो बचा उसको। दोष, इस रीति के प्रमुख दोष निम्नांकित है। पहला, इस विधि में संबंधित व्यक्ति की सही राय जानना कठिन होता है, मतलब सही जानकारी नहीं मिल पाता। दूसरा है, अप्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वाला व्यक्ति सावधानी से सूचना नहीं देते हैं, क्योंकि वे समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, उनके बारे में नहीं जानता। इस प्रकार खोज में अधिक शुद्धता की आशा नहीं की जा सकती। इसमें चौथा है, जो सूचनाएं संकलित की जाती है उनमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, इसमें सूचनाओं पर ये प्रति विश्वास भी रहता है, विश्वास नहीं हो पाता। अब इस रीति संबंधित सावधानियां बरतें। इस रीति का प्रयोग करते समय अग्रलिखित जो है सावधानियां आवश्यक है। पहला है, संबंधित तथ्यों की पुष्टि होना आवश्यक है, जो आपने की है उसको संतुष्टि होना चाहिए। दूसरा है, संबंधित व्यक्तियों को समस्या की पूरी जानकारी होना चाहिए। तीसरा है, पक्षपात नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चौथा है, सूचना देने वाला की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और पांचवा है, सूचना देने वाले की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। अब अगला देखेंगे, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण बाय लोकेशन है ना, कॉरेस्पॉन्डेंट। तो स्थानीय संवाददाताओं मतलब जो पत्रकारिता होते हैं के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से जांच पड़ताल नहीं की जा सकती बोलती है, बल्कि संबंधित क्षेत्र से संवाददाताओं की नियुक्ति कर दी जाती है। वहाँ पर अलग से तुम जाके जो आवश्यक रिपोर्ट भेजते रहते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट जो है भेजते रहते हैं। सामान्यतः या पत्र पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी द्वारा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। संवाददाता की कार्यकुशलता पर इस प्रकार की खोज की सफलता निर्भर करती है। अगला देखेंगे, गुण में जो है यह रीति जो है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, संवाददाता के लिए है ना। दूसरा है, कम समय में दूरी के क्षेत्रों से सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, यह रीति मितव्ययी होती है। चौथा, इस रीति में समय की बचत होती है। पांचवा, परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अब इसका दोष देख लेते हैं। जो इस रीति के प्रमुख दोष निम्नांकित है। पहला, इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े प्रायः अशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते बोले, क्योंकि अधिकांश सूचना अनुमान के आधार पर प्रेषित की जाती है। दूसरा, सूचनाओं में एक रूपता नहीं रहती है, क्योंकि विभिन्न संवाददाताओं के सूचना देने के अपने अपने या अलग अलग तरीके होते हैं। तीसरा है, संकलित समूहों की सत्यता की जाँच भी की पुष्टि नहीं हो पाती। चौथा है, संवाददाताओं की पूर्व धारणाओं को सूचनाओं पर प्रभाव पड़ता है। पाँचवा, मौलिकता का अभाव रहता है ना। इस रीति से संबंधित सावधानी बरतना है आपको वहाँ पर बताया गया। पहला, संवाददाताओं को पक्षपात की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। दूसरा है, संवाददाता में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वे समस्याओं को ठीक तरह से समझ सकें। तीसरा, एक से अधिक संवाददाता होनी चाहिए, एक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जिससे सूचनाओं को मिलकर अशुद्धियों की जाँच की जा सके। तो बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे आज जो है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में देखेंगे सूचकों द्वारा प्रश्नवाली भरवाना। आज के लिए गुड डे।